हेलो बच्चों आज हम फिर से किस पार्ट पर आ गए हैं? न्यूमेरिकल पोर्शन पर आ गए हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था हर एक न्यूमेरिकल होगा, बड़े डिटेल में होगा। हम देखते हैं एग्जाम्पल 1.4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे पहले हमने 3 एग्जाम्पल को किया था, बहुत अच्छे से किया था, बहुत डिटेल में किया था। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है वीडियो को एक बार फिर से देख लें। बच्चों पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन को कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बिकॉज आपके पास एनसीईआरटी है, आप अच्छी डिटेल में देख सकते हैं। बस मैंने जो नेसेसरी डाटा है वो यहाँ लिख दिया है, ठीक है। रीड करते हैं। देखो, कूलम्ब लॉ बिटवीन पॉइंट चार्जेस के बीच में होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन पॉइंट मासेस में होता है। ये तो हमें पता है, डेफिनेटली पता है, पॉइंट चार्जेस एंड पॉइंट मासेस। ओके, क्वेश्चन क्या है बच्चों? कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। दीज फोर्सेस मीन्स जो कूलम्ब लॉ की वजह से आया था, कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहां से ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके लिए? फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एंड सेकेंड फॉर 2 प्रोटॉन्स। हम पहले ए पार्ट को करेंगे देन बी पार्ट को। सबसे पहले हम ए पार्ट की तरफ चलते हैं। मुझे एक बात बताइए, पहला हमारा बता, मतलब ये लाइट ने मेरे गला बह रहेगी कि मैं आज मैं 1 बजे लग गया पढ़ान मेरे बेटे की आज बह जाएगी 1 बजे। क्या लगा ये था वो डोरी ओढ़ा थोड़ा है, अच्छा लहू पिया भाई या डोरी ओढ़ा ला दो। हाँ तेरी के 2-3 मिनट की वीडियो बननी थी, सारी खराब कर दी। ये फूफा आवाज करेगा, देखी जाओगी भाई जो होगा। आएगी फिर बुआ करा के मेरा नाम से आएगी ना मन ने गलती कर दी। ओड़ा रहा था यू पहला ही इसमें होंदा था, बीच में रोकना को नहीं पड़ा रहे। हेलो बच्चों आज हम फिर से उसी पार्ट पर आ गए हैं। वही हमारी सीरीज है NCERT न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। ओके, हमने लास्ट जो वीडियो किया था उसमें 1.1, 1.2, 1.3 एग्जाम्पल को बड़े डिटेल में किया था। अगर किसी बच्चे को फिर से कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को फिर से देख ले। आज हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल 1.4, एग्जाम्पल 1.5 देखते हैं आगे जितना हो पाता है हमसे। ओके बच्चों, मैंने जो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है वो थोड़ा सा टू द पॉइंट लिखा है, जितना जरूरी है उतना लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बुक आपके पास होती है, डिटेल में आप वहां से देख सकते हैं। बाकी मैंने इसमें से कोई भी डाटा स्किप नहीं किया है। देखते हैं बच्चों, पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं देन न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखो, कूलम्ब लॉ बिटवीन पॉइंट चार्जेस, ऑब्वियसली होता है पॉइंट चार्जेस के बीच में। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन पॉइंट मासेस, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, हमने 11th क्लास में किया था। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 पार्ट है, ए और बी। पहले में ए को करेंगे। कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस। दीज फोर्सेस मीन्स यहां से कौन सा फोर्स आएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, और यहां से कौन सा आएगा बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, और सेकंड क्या है? फॉर 2 प्रोटॉन्स। देख लेते हैं बच्चों क्या होता है। हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों? देखो, पार्ट ए फर्स्ट, क्या हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। सिंपल सी बात है, एक हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है?
कि सर क्वेश्चन ने तो दिया ही नहीं है। अगर नहीं दिया है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कितना है, आर है। सो सिनेरियो आपका ये है, -e इलेक्ट्रॉन प्लस e प्रोटॉन। ओके, देख लेते हैं। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, देखते हैं बच्चों। Fe -1/4πε0 E इंटू ई, माइनस किसकी वजह से आया, अपॉन डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में, r²। फाइन, 1/4πε0 -e²/r²। हमारा बन गया, हम मान लेते हैं इसे इक्वेशन। कोई डाउट है बच्चों? बिल्कुल नहीं, कोई डाउट ही नहीं है। अब हमें एक बात के बारे में पता है, माइनस साइन यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है। बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन? अट्रैक्शन होगा। सो माइनस साइन क्या सिग्निफाई करता है, वेयर नेगेटिव साइन signifies attraction। ये अट्रैक्शन को बताता है। जहाँ भी फोर्स में माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाता है, इट मीन्स वहाँ पर अट्रैक्शन है। रिपल्सन में प्लस का साइन। ये तो हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इसी के लिए हमें कौन सा फोर्स लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी लिख ले, देखते हैं। देखो बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास कितना होगा बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। फाइन, डिस्टेंस कितना है, r ही है। कोई डाउट है बच्चों? नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो नेचर है वो तो दो टाइप का होता है। कौन सा? ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। डिपेंड किस पे करता है, चार्जेस पे। ओके, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कितने टाइप का हो सकता है, एक ही टाइप का हो सकता है बच्चों। वो भी क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्टिव, सिर्फ अट्रैक्टिव। ऐसा क्यों बच्चों? बिकॉज मास है एक ही वेरिएंट में एग्जिस्ट करता है। मास पॉजिटिव नेगेटिव कभी नहीं होता, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। मास सिर्फ एक ही वेरिएंट में लाई करता है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। Fg ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r²। कोई डाउट है बच्चों? नहीं। अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो क्या लगा सकते हो, माइनस साइन। इसका एक ही रोल है, जस्ट टू शो द अट्रैक्शन, कि यहाँ अट्रैक्शन हुआ है। इससे ज़्यादा इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। फाइन, देख लेते हैं बच्चों। अब हम क्या करेंगे, Fe अपॉन Fg, मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर लेते हैं। क्यों, क्या देखना चाहते हैं, कंपेयर। बच्चों मैंने इसलिए कहा है वर्ड टू वर्ड को समझना है। ठीक है, ऐसे तो मैं 1 सेकंड में क्वेश्चन को कंप्लीट करवा सकता हूँ। ये आपके पास गिवन है, ये आपके पास गिवन है, पुट करो एंड देन सॉल्व दिस। मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता रहा हूँ कि हमने ऐसे ही क्यों किया है, बिकॉज स्टार्टिंग में लिखा गया है कंपेयर। कंपेयर के केस में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं कि कौन सा फोर्स ज़्यादा पावरफुल है, कौन सा कम है। देखते हैं क्या होता है। डिवाइड करो बच्चों, Fe e² 4πε0 r²। जब हम इससे डिवाइड करेंगे ये फैक्टर नीचे, ये ऊपर चला जाएगा, r² ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचेगा, G m1 m2। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो कौन सा फैक्टर कटता है, r² से r² कैंसिल, और कुछ कैंसिल होता है नहीं। बाकी की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों, पुट कर देते हैं वैल्यू, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं। देखो बच्चों, इसका वैल्यू क्या होता है, E का वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम का स्क्वायर। फाइन, 1/4πε0। इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। यहाँ लिख लेते हैं हम
9 इंटू 10⁻⁹। जी का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 6.67 10⁻⁻11। फाइन। m1 m2 क्या होता है? व्हाट इज m1? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पर आप E भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ। m1 m2 भी ओके है, गलत नहीं है। आप और अच्छे से क्लियर रखना चाहते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। फाइन। देखते हैं बच्चों क्या हुआ। मैं यहाँ पर डिफाइन भी कर देता हूँ। m1 किसके इक्वल है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और m2 किसके इक्वल है? मास ऑफ प्रोटॉन। बच्चों देखो, कहीं पर भी ऐसा लगता है ना कि सर हमने स्टार्टिंग में ये ले लिया, आपने ये क्यों ले लिया, कंफ्यूज मत किया करो, वहीं पर उस चीज़ को डिफाइन कर दो। कंफ्यूजन नहीं लेने, बिंदास रहना है, अच्छे से करना है, कंफ्यूजन किसी बात का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। अगर आपने ले लिया है तो आप वहाँ पे डिफाइन कर दीजिए उस चीज़ को। m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, एग्जामिनर को भी अच्छे से समझ में आएगा, इसको पूरी नॉलेज है। देखते हैं बच्चों, m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.11 10⁻⁻31। और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? 1.67 10⁻⁻27 kg। देखो, ये हमारे पास डेटा है, हमें इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारा जो मोटिव है, मुझे जो आपको बताना है, ऑर्डर में चलना है। आप ऑर्डर को सोल्व कीजिए। ठीक है, सोल्व करना होता है 1.6। देखते हैं बच्चों इसको कैसे सोल्व करेंगे। 1.6 का स्क्वायर 2.56 इंटू 9 -19 की पावर 2, 19 इंटू 2। ऐसे जब पावर होती हैं वहाँ पर पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 38, ये है प्लस का 9, -11 -31 -27। सो आप यहाँ करके देख सकते हैं, -11 -31 -27 कितना होगा? 969। सो बेसिकली ये क्या हो जाएगा? नीचे 10 की पावर माइनस के 69, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 69, तो ऊपर आएगा 10⁻⁻38 एंड 10⁻⁹ इंटू 10⁻69। यहाँ तक पहुँचेंगे हम। ओके, नीचे क्या आएगा बच्चों? जो रिमेनिंग फैक्टर है वो लिख लेते हैं। 6.67, 9.11, 1.67। हमें सिर्फ इस ऑर्डर को सोल्व करना है। पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ये मैथमेटिक्स बोलता है। बेस सभी का क्या है? 10 10 10। बच्चों हर एक बारीकी पे चलना है। अगर यहाँ 2 की पावर 38 है, यहाँ 10 है, तब पावर ऐड नहीं कर सकते हो आप। ओके, बेस सेम होना चाहिए, तभी पावर का एडिशन पॉसिबल है। 69 + 9 कितना होगा? 78 -38। सो यहाँ क्या होगा? 40। सो यू कैन राइट 10⁻⁻40। जब आप इन फैक्टर को सोल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनली रिजल्ट आएगा वो क्या रिजल्ट होगा बच्चों? अप्रोक्सीमेटली यू कैन सोल्व, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2.4 इंटू 10⁻⁻39। ओके, दिस इज द फैक्टर। जो हमने अभी सोल्व किया है बच्चों, वो ये फैक्टर आया हमारे पास। FE/FG का जो मैग्नीट्यूड है उसका वैल्यू इतना आया है। ठीक है, क्या इसकी कोई यूनिट होगी? सोचो, होगी? नहीं हो सकती। रीजन है बच्चों, क्या रीजन है हमारे पास? फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स। यूनिट कैंसल हो जाएंगी, हमें ये नहीं देखना है जी का क्या यूनिट है, यहाँ इसका क्या यूनिट है, इससे हमारा कोई मोटिव नहीं है। ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देख लो, फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स, इट मीन्स ये एक नंबर आया हमारे पास। ओके, सो हम इस नंबर को लिख लेते हैं। मैं इस सारे सिस्टम को रफ कर देता हूँ। जो हमारा मेन पार्ट है हम उसको लिख लेते हैं। मेन पॉइंट इज
एफ ई अपॉन एफ जी का जो मैग्नीट्यूड है आपके पास वो क्या आया बच्चों, 2.4 10⁻⁻, माइनस नहीं बच्चों 39। ओके, ये आपका वैल्यू आया। सो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड है यहाँ लेके जा सकते हो, 2.4 10⁻39 टाइम्स है किसका। सो यहाँ से क्या रिजल्ट है बच्चों, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर देन, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया। देखो बच्चों 10 की पावर 3 1000 होता है, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, ये देखो 10 की पावर 39। सो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना ज़्यादा पावरफुल है ग्रेविटेशनल फोर्स से। कहाँ, किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। सो हमारे पास ये सिस्टम, ये क्या है बच्चों, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। सो हम क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल हम क्या बोल सकते हैं, एफ जी कैन बी नेग्लेक्टेड। आज आपको बच्चों वो बात क्लियर होगी जिसको सिर्फ आपने रटा है या जो आगे देख रहे हैं या समझ चुके हैं, कि जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करते हैं वहाँ पर एफ जी को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि मास तो इनके पास भी है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का रोल प्ले नहीं होता ड्यू टू दिस रीजन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के बेसिस पे जो आपका एक क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, कि मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं, कि आपके पास एक कॉम है, ठीक है, ये आपके पास एक कॉम है, ठीक है। ऐसा हमने किया था स्टार्टिंग में कि ये क्या करता है, जब ये चार्ज्ड हो जाता है, ठीक है, जब हम इसको हेयर के साथ रब करते हैं, ड्राई हेयर के साथ, इसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है, तो हम जब छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े इसके पास लेके जाती है, उनको अट्रैक्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है बच्चों, बहुत सारे टुकड़े होंगे ऐसे। यहां हुआ क्या, यही तो है जो अभी हमने किया, यही आंसर है इस चीज का। यहां जो पिक्चर हुआ वो पिक्चर क्या था बच्चों, मैं एक बार क्या कर लेता हूं, आपको इस व्यू को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं कि ये अट्रैक्ट क्यों करता है। एक बड़ा कॉम बना लेते हैं, देखो फाइन, मान लेते यही कॉम्ब है। बोलोगे सर बीच में से आपने ये वो कर दिया, रफ कर देते हैं इसको। अब ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही है। अब हम कागज का टुकड़ा ले लेते, टुकड़ा छोटा है, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ये सिचुएशन है ऐसा कि इस टुकड़े को अट्रैक्ट कर लिया इसने। यहां हुआ क्या बच्चों, यहां नीचे अर्थ है, अर्थ का ग्रेविटी है, यहां फोर्स लग रहा है एफ जी, कागज का टुकड़ा नीचे है, ग्रेविटी खींच रही है। सो इस टुकड़े को कॉम ने खींचा तो कौन सा फोर्स लगा, एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स, तभी तो इसने खींच लिया। अब अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, कब,
एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है, ये जो चार्ज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर्स की वजह से इंड्यूस हुआ है। तो बात सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल की कर रहे हैं। हुआ क्या है यहाँ पे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है। देखो बच्चों, मैंने सेपरेशन यहाँ है, इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर बड़ा बनाया है और ग्रेविटेशन फोर्स का वेक्टर छोटा। वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हमें बताता है। इसी वजह से ये जो कॉम है ना, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। ये रीजन होता एक्चुअल में। ओके, अब हम चलते हैं इसके पार्ट सेकंड पर, देखते हैं क्या होगा। देखो बच्चों, ये क्या था, फॉर 2 प्रोटॉन्स। ये तो बहुत आसान सी बात है, प्लस ई आर डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, फॉर 2 प्रोटॉन्स। यहां क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन, सेम चार्ज है, प्लस प्लस। यहां क्या होगा बच्चों आपके पास, रिपल्सन। इसीलिए जो आपका फोर्स है उसके आगे हम कोई साइन यूज नहीं करते, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या साइन होता है, प्लस का साइन होता है। अब फिर से क्या कम करना है, कंपेयर करना है किसके लिए, इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स को भी, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी। इलेक्ट्रिक फोर्स लिखो, एफ ई क्या होगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मीन्स ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई डाउट है? नहीं। एफ जी, जी मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर 2। फिर से कंपेयर करना है तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिया, क्या कैंसिल होगा, वही फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, बाकी सब अलग अलग हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी मास ऑफ प्रोटॉन, वही है यहाँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का था और कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों। 1.6 10⁻⁻19 कूलम का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू 6.67 10⁻11 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27। 2 बार है तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ। कोई डाउट है बच्चों? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, सिर्फ हम ऑर्डर में डील कर लेते हैं। यहाँ क्या है, 27 × 2 54, 54 + 11 देख लेते हैं। और जो ये हमारे पास ऑर्डर लेके चलना है हमें, -38 + 9 में कंप्लीट को करके देख लेता हूँ, आप भी कीजिए। ठीक है, 54 फाइन, फाइन, ओके। ठीक है बच्चों, ये नीचे माइनस के हैं दोनों, ऊपर जाके प्लस के हो जाएंगे, ऊपर एक प्लस का भी है। देखो हुआ क्या, 2.56 10⁻38 10⁻9 10⁻65 6.67 1.67 1.67, क्योंकि 2 बार है, पावर 2 है, बेस सेम है। मैंने बार बार बताया है, पावर तभी ऐड कर सकते हैं जब बेस सेम होगा। बेस सेम है तो पावर का ऐड करो, 65 + 9 74, 74 - 38 36। So we can write approximately what we get 1.3 × 10⁻36। वही रिजल्ट मिला है, थोड़ा सा वैल्यू कम है, बट ओवरऑल हम वही बात बोल सकते हैं। क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय दिस
1.3 10⁻36। बात हम करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की या बात हम करें प्रोटॉन प्रोटॉन की, कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है हर बार? इलेक्ट्रिक फोर्स डोमिनेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके, सो दीज आर द रीजंस। अब हम देखते हैं बच्चों इसका पार्ट बी। ये क्या कहता है? एस्टिमेट द एक्सेलरेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। आई होप आपने ये देख लिया है, हम इसको रफ कर लेते हैं। अब हम करेंगे पार्ट बी। बच्चों मैं आपको इतना डिटेल से इसलिए करवाता हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो कि इस न्यूमेरिकल में ऐसा क्यों हुआ। ओके, देखो बच्चों पार्ट बी क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन किस किस के बीच में? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन है। देख लेते हैं, -e इलेक्ट्रॉन के लिए +e प्रोटॉन के लिए। डिस्टेंस कितना है बच्चों? r, बिल्कुल है r, बट अब की बार r का वैल्यू गिवन है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये आपका 11th क्लास में होता है। ये क्या होता है? लेंथ का एक यूनिट होता है। ठीक है, देख लेते हैं r का वैल्यू क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम। पिक्चर ऐसा ही कुछ है। फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? अट्रैक्शन होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या है? इन दोनों के बीच का सेंट्रल लाइन है। सॉरी, देखो प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लगा होगा, तभी तो इसने इसको खींचा है। अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। वो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे। किस किस के बीच में? इसके बीच में, इसके बीच में, व्हेन डिस्टेंस इज दिस वन। देखो बच्चों फोर्स का वैल्यू क्या होता है? यहां बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आने वाली हैं, ध्यान से देखते रहना। 1/4πε0 E² R²। मैं सिर्फ क्या ले रहा हूं? फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। देखते हैं बच्चों, E² 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ 19 कूलम का स्क्वायर। 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁻9 वैल्यू होता है। R क्या है हमारे पास? 10⁻⁻10। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 10⁻⁻10। यही डाटा है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो बच्चों 1.6 की पावर 2, मतलब अगर हम पॉइंट को हटा के बात करें, हम बोल सकते हैं 16 की पावर 2। जब 16 की पावर 2 होती है तो होता है 256। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है? 16 × 16। हमको पॉइंट लगा लेते हैं यहाँ, यहाँ, यहाँ। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। 2.56 × 9। देखो 10⁻⁻⁻⁰ 38, 10⁻⁹ डिवाइडेड 10⁻10 × 2 20, ऊपर जाके प्लस 10⁻20। कोई डाउट है बच्चों? नहीं। 20 + 9 29 लिख लेते हैं हम। और कुछ रह गया इसके अंदर, देख लेते हैं। 38 - 29 कितना बचेगा बच्चों? 9 बचेगा, और तो कुछ बचने वाला नहीं है। यहां मल्टीप्लाई करो इसका, मल्टीप्लाई करते हैं। -38 29 फाइन, इसका मल्टीप्लिकेशन करो। आई होप दिस इज द राइट वन। देख लेते हैं 23
जब भी हम ऐसे ऑर्डर में करते हैं बच्चों, हम है ना सिंगल डिजिट में चलते हैं। सिंगल डिजिट मीन्स लाइक अगर आपके पास 25.6 है, हम इसको करेंगे 2.56, मतलब एक ही डिजिट के बाद डेसिमल आ जाना चाहिए। ठीक है, हम ऑर्डर को ऐसे ही लिखते हैं। सो क्या करेंगे, जब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे बच्चों, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो माइनस हो जाएगा, -8। ये क्या आया बच्चों आपके पास, फोर्स। इतने न्यूटन का फोर्स आ गया। किसके बीच में आया बच्चों ये फोर्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अब मुझे बताइए, हमने कूलम लॉ के जब डिफरेंट एस्पेक्ट्स की स्टडी की थी, ओके, वहां पर हमने क्या देखा था बच्चों कि जो कूलम लॉ है वो क्या करता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है। इट मीन्स जितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर लगाएगा। सो ये जो फोर्स का वैल्यू है ये दोनों के लिए सही है, दोनों के लिए सेम है। कि सर अगर फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन कैसे डिफरेंट होगा, देखते हैं। यही तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आसान भी है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर, मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं बच्चों। वैल्यू कितना आया था हमारा, 2.3 10⁻⁻8 न्यूटन। बच्चे बोल देते हैं कि सर जब दोनों के लिए फोर्स का वैल्यू सेम है और हम जानते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, कि सर फोर्स सेम है तो एक्सेलरेशन अलग हो सकता है क्या, इसका अलग हो सकता है, इसका अलग हो सकता है। फोर्स तो सेम है, ऑब्वियसली बच्चों हो सकता है, मास तो अलग अलग है ना। मास डिसाइड करेगा इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा। मैं आपको किसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का। देखो बच्चों, फोर्स हमने निकाल लिया है 2.3 10⁻⁻8। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.11 10⁻31 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए ई किसके इक्वल होगा बच्चों, 2.3 10⁻⁸ अपॉन 9.11 10⁻31। 31 माइनस का ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। सो हम इसको डिवाइड करके देखेंगे क्या आएगा बच्चों, देखते हैं एक बार। वन ये क्या आपके पास 10⁻⁸ इंटू 10⁻31। 31 में से 8 माइनस कर 8 माइनस करना है, क्या रिजल्ट होगा, 8 और 3 11, सो हम इसको बोलेंगे 23। फाइन, 11 में से 8 का कितना बचता है आपके पास, 3। तो ये बेसिकली आपका आंसर आएगा 23। 23 प्लस या माइनस, प्लस, देख लेते हैं। ओके, अब देखो ये जो नंबर है बड़ा है, डिवीजन करेंगे तो पॉइंटों में जाएंगे, तो हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं। यहां से एक जीरो को कम करो और वो एक जीरो इसके साथ कर दो। कोई डाउट है बच्चों, नहीं है बच्चों, मैं अप्रोक्सीमेशन लगाता आ रहा हूं, ठीक है, आप आराम से कर लेना। देख लें, अब इसको डिवाइड करो, 9 इंटू 2 18। सो अप्रोक्सीमेटली हम बात करें, अप्रोक्सीमेटली बच्चों 2 पॉइंट समथिंग आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 9 इंटू 2 18 होता है, तो 2 तो होगा ही होगा। ओके, पावर कितना है आपका, सो ये बच्चों क्या है आपके पास, एक्सेलरेशन। किसका आया बच्चों एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन। देखो बच्चों कि इलेक्ट्रॉन इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन के साथ चलेगा, डे टू डे लाइफ में कहीं नहीं होता है ऐसा, कहीं पर भी नहीं होता।
पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसका भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं और हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। मैं एक बार इसको रफ कर रहा हूं। बच्चों कंसेप्ट्स, सिर्फ कंसेप्ट, इसलिए मैंने जो ये सीरीज का नाम रखा है कंसेप्ट सीरीज है। ओके, देखते हैं। अब मुझे बताइए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, जो डे टू डे लाइफ में है कितना होता है। 11th में किया था हमने, यह एक्सेलरेशन क्या यूनिट लिखना चाहिए, क्यों, यूनिट के बगैर तो बच्चों कुछ भी नहीं पता हमें है क्या। देखो ये होता है एक्सेलरेशन डे टू डे लाइफ में, पता है सबको, अर्थ की वजह से जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है ये क्या होता है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत बार देखा है हमने। अब इस वैल्यू को देखो, ध्यान से देखो, 9.8 हम मान सकते हैं 10, ये देखो 10 की पावर 22, कितना लार्ज है, ये तो नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले। इससे क्या समझ में आता है आपको, इससे वही बात समझ में आती है जो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में समझाई थी, क्या कि ये किसकी वजह से है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। सो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगेन वही बात ट्रू हुई कि ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। फाइन, निगलेक्ट कर सकते हो आप। सो दिस इज द सिनेरियो। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था बच्चों, एक हमारे पास जो रह गया प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो, प्रोटॉन का मास है, प्रोसेस इज द सेम। ओके, सो अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को, जो है हमारे पास एग्जाम्पल 1.5। बच्चों मैंने बार बार कहा है, मैं जितना हो सकता है मैं अपने 100% एफर्ट्स लगा रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको कहीं नहीं जाना पड़े, आपके हर एक न्यूमेरिकल क्लियर हो, आपको कुछ रटना ना पड़े। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप रट्टे ना मारें, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आपको तब समझ में आता है जब आप मेडिकल या किसी अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। फाइन, सो वी विल डिस्कस द next numerical which is the example 1.5। बच्चों this is example 1.5, हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना है। बच्चों मैं आपको एक 15 सेकंड के अंदर एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऐसा सोचते हैं कि सर की वीडियो थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, बट अब बच्चों आप एक बात सोचिए, इससे पहले जो मैंने एग्जाम्पल किया बेसिकली वो 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, बड़े डिटेल में बताया, एक एक पॉइंट को क्लियर किया। मैं ये चाहता हूँ आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, आपके पास अब टाइम है, सो उसको इन्वेस्ट करना है। अब क्यों बचाना है टाइम को, हमें नहीं बचाना है इस वक्त टाइम को, ये तो टाइम आपका इन्वेस्टमेंट का है, इसी टाइम को इन्वेस्ट करना है। अभी टाइम के बारे में मत सोचना है कि वीडियो कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, आपको फोकस के साथ अपने लेक्चर करने हैं, न्यूमेरिकल्स को समझना है। आप कुछ टाइम बाद देखेंगे जब मैं HC वर्मा के क्वेश्चन करवाऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो बहुत आसान हो गया, और HC वर्मा इतनी टफ बुक कहते हैं लोग। सो वीडियो की लेंथ पर मत जाइए, वीडियो के अंदर जो कंटेंट है जो आपको बताया जा रहा उसके ऊपर जाना है। फाइन, देखते हैं एग्जाम्पल 1.5। देखो बच्चों, NCERT बुक में जो थ्योरेटिकली वर्ड्स गिवन है वो आप अच्छे से रीड कर लेना। मैं उसका मीनिंग यहाँ पे बता देता हूँ जो मैंने डायग्राम बनाए हैं। इसमें क्या गिवन है आपको, ये एक मेटालिक स्फीयर है A, ये B है, ये भी चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है, 10 सेंटीमीटर का सेपरेशन है, यहाँ से किसी ने इसको होल्ड किया हुआ है। ओके बच्चों, फिजिक्स हर जगह यूज़ होती है। एक एक बात पर, ये क्या है जो यहाँ पर है, क्या ये मेटल हो सकता है? नो, ये क्या होगा, प्लास्टिक का हैंडल होगा, अदरवाइज चार्ज ट्रांसफ़र कर जाएगा। क्यों? बिकॉज हम हैं
बहुत अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फाइन। सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ, दो सी और डी आए, दोनों को टच किया, डी को इससे टच किया, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। दिस इज द डायग्राम बी। सी में क्या हुआ, जैसे ही चार्ज कम हुआ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस रह गया, ए और बी के ऊपर चार्ज इतना हो चुका है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम लॉ। रिपल्सन क्यों, प्लस प्लस है तो रिपल्सन ही होगा। देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। प्लस प्लस प्लस, यहां 2 बार प्लस, तो ऑब्वियसली है इसके ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। इसके ऊपर चार्ज को मान लेते हैं Q है और यहाँ चार्ज क्या है, Q डैश है। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। सो यहाँ जो फोर्स है ये वैल्यू बच्चों आप R मान सकते हैं। फाइन। सो इस केस में फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, बना लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन R स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चों? नहीं। ये फोर्स F आ चुका है आपके पास। ठीक है, देखते हैं सेक। अब क्या किया, एक सी स्फीयर को लेके आए, इसके साथ टच करवाया। जो सी और डी थे वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वो बच्चों न्यूट्रल हैं। ठीक है, जब इनके साथ टच किया, यहाँ कौन सा फिनोमिना हुआ, यहाँ बच्चों जब हम टच करते हैं तो क्या होता है, मैंने आपको बताया था कंडक्शन। फाइन। जब हम टच कर देते हैं तो कंडक्शन हो जाता है। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। वो कब तक होता है, जब तक दोनों पे चार्ज सेम ना हो जाए। सो यहाँ कितने थे बच्चों, 4। जब तक 2 नहीं हो गए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहा। दिस इज द सिनेरियो। ऐसा ही यहाँ हुआ है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, हमारे पास टच किए हैं तो कंडक्शन। देखो बच्चों, इसीलिए मुझे न्यूमेरिकल को समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं इस न्यूमेरिकल में जो फिजिक्स यूज हो रही है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताता आपको, पुट दिस एंड फाइंड द आंसर। क्योंकि जब आप मेडिकल IIT के एग्ज़ाम देंगे वहाँ फिजिक्स का यूज़ होगा, फॉर्मूले हैं। आप बोल सकते हैं ये आपका हथियार हैं, बट जब तक हथियार चलाना ही नहीं आता तो हथियार होने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, सो ये आपको जानना ज़रूरी है, फॉर्मूला ज़रूरी है, बट इसके पीछे का कंसेप्ट भी ज़रूरी है। ठीक है, मैं आपको हर स्टेप पर कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, मेरी वीडियो थोड़ी लेंथी बनती है। ओके, देखो बच्चों, यहाँ कौन सा प्रोसेस हुआ, चार्जिंग बाय कंडक्शन, मैंने आपको समझाया हुआ था। इसलिए चार्ज का क्या हुआ यहाँ पर, रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देख लेते हैं सी पिक्चर में क्या हुआ। सी पिक्चर में हमने इन दोनों को हटा दिया। अब बच्चों देखो, आपको खुद माइंड लगाना चाहिए था कि यहाँ पर तो हमने जो ये स्टैंड यूज़ किया है, या क्या ये मेटल का हो सकता है? नहीं, दोनों ही क्या है बच्चों, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। अगर इंसुलेटिंग स्टैंड नहीं लेंगे तो क्या होगा, जो चार्ज है वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थिंग हो जाएगी, ग्राउंडिंग हो जाएगी यहाँ पर। सो मैं मेंशन करूँ या ना मेंशन करूँ, या बुक में गिवन हो या ना गिवन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंटेलिजेंट है, आपको पता है ये इंसुलेटिंग स्टैंड ही है, तभी यहाँ चार्ज दिखाया गया, अदरवाइज चार्ज नहीं होता। फाइन, देखते हैं बच्चों। थर्ड केस में इनको हटा दिया है, इसके ऊपर ये चार्ज है, इसके ऊपर ये चार्ज है, हमें इसका वैल्यू पता करना है। देखो बच्चों, पहले चार्ज कितना था, Q, यहाँ पे कितना हो गया, हाफ हाफ डिवाइड हो चुका है, Q/2 Q/2। और यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, Q'/2
और यहाँ भी क्या होगा बच्चों, q डैश बाई 2। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये चार्ज क्या होगा, q बाई 2, और ये चार्ज का वैल्यू क्या होगा, q डैश अपॉन 2। ठीक है, हम इसे क्या मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर को, r डैश। यहाँ फोर्स का वैल्यू लिखो, F डैश लिख लेते हैं, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई 2 q डैश बाई 2 r डैश स्क्वायर, इक्वेशन 2। फाइन। आइए डायग्राम मैं आपको रफ कर देता हूँ, इसका काम फिनिश हो चुका है, देख लेते हैं। बच्चों जब हम न्यूमेरिकल को इस तरीके से करते हैं कि स्टेप टू स्टेप हमें क्लियर है, तो जब हम हायर लेवल के न्यूमेरिकल करते हैं वहाँ हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती। देखो f भी निकाल लिया है, f डैश भी निकाल लिया है, हमें फाइनली निकालना था कि जो a है वो कितना रिपेल होता है ऑन द बेसिस ऑफ कूलम लॉ। ये हमने कूलम लॉ का यूज़ किया हुआ है। हम देखना चाहते हैं कि जो पहले फोर्स है, अब जो फोर्स है, क्या रिलेशन है, क्या है, देखते हैं क्या होता है। q डैश हमने खुद माना था, तो लास्ट में पिक्चर से हटाना भी पड़ेगा। इस बात को भी अभी से समझ लो, जो भी हम सपोज करते हैं या लेट करते हैं किसमें, न्यूमेरिकल्स में, वो आपको फाइनली आंसर में नहीं होना चाहिए। अगर वो आंसर में कहीं है, इट मीन्स आपका वो आंसर गलत है। ओके, देखो ये क्या है बच्चों, r का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, r डैश का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। यहाँ से एक रिलेशन मिल गया हमें। क्या मिल गया कि जो r डैश है आपके पास वो किसके इक्वल है, r अपॉन 2, क्योंकि ये 10 है, 10 का हाफ करेंगे तो 5 आएगा। सो ये रिलेशन क्लियर हो गया। इसको और इसको डिवाइड करो, f डैश अपॉन f, टू इंटू टू 4, 4 नीचे जाएगा। r डैश का वैल्यू कितना है, r अपॉन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डैश r स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान किया है। जो कट सकता है कट कर देते हैं, कैंसिल होगा, q से q कैंसिल, q डैश से q डैश कैंसिल, 2 का पावर 2 4, 4 से 4 कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये तो सब कुछ कैंसिल हो गया, 1 आ गया। सो f इज डैश इज इक्वल टू f। क्या पता लगा बच्चों कि जो भी क्वेश्चंस में गिवन था, जो भी डेटा था, जो प्रोसेस गिवन थे, कुछ भी किया हमने, f डैश फाइनल जो फोर्स है a के ऊपर वो ही फोर्स है जो इनिशियल लग रहा था। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। कि सर ऐसा कैसे हो गया कि चार्ज तो रीडिस्ट्रीब्यूट हुए थे। बच्चों अगर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो डिस्टेंस भी तो कम हो गया। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये डिस्टेंस कैसे कम हुआ। बच्चों देखो यहाँ पर प्लस के साइन फोर्स हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो रिपल्सन ज़्यादा था तो 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो हाफ कर दिया तो डिस्टेंस का भी हाफ कर दिया। डेफिनेटली है अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो वो थोड़ा सा नज़दीक आएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल 1.5। सो हम आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं ऐसे ही न्यूमेरिकल आपको डिटेल में लाता रहूँगा और बहुत ही जल्दी HC वर्मा के न्यूमेरिकल भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। आप क्लास को रेगुलर देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और जितना हो सके अपनी नॉलेज और इस प्लेटफॉर्म को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।